तो बच्चों अब हम प्रतिजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे एंटीजन बोला जाता है। प्रतिजन एक बाह्य रोग। अब शरीर में प्रतिजन भी अलग अलग है। जैसे एक प्रतिजन आरबीसी की सतह पर भी पाए जाते हैं, या इस सतह पर प्रोटीन है प्रतिजन ए वे RH कारक है, यह भी प्रतिजन है। लेकिन ये प्रतिजन लाभदायक है, जिनसे रक्त का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड पूरा किया जाता है। तो यहाँ ये लाभदायक है। ये जो प्रतिजन जो बाहर से प्रवेश कर रहे हैं रोगाणु के रूप में, उसके हम बाह्य रोगाणु भी बोल सकते हैं। बाह्य रोगाणु को ही प्रतिजन कहते हैं। आणविक भार इसका कई बार पूछा जा सकता है। आणविक भार जो होता है इसका वो होता है 6000 डोल्टन। ध्यान दें, 1 डोल्टन बराबर होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत कम भार होता है, 10 की घात -27 किलोग्राम। ये 1 डोल्टन का भार होता है। तो 6000 डोल्टन तो बहुत कम होता है इसका भार। इसका जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन यानी कि किससे मिलकर के बना होता है, तो ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, शर्करा, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, वसा व न्यूक्लिक, इन सभी से मिलकर के ये बना होता है। इनका रासायनिक संगठन हो गया। अब ये कार्य कैसे करता है? अब काम क्या करता है? काम सबको पता है, बाहर रोगाणु है तो शरीर को रोगग्रस्त करने का कार्य करता है। लेकिन किस तरह से? प्रतिजन सबसे पहले अटैक करता है, एक कोशिका है, ये बी लिम्फोट्रोपिक इसे बोल सकते हैं। बी लिम्फोट्रोपिक कोशिका, बी लिम्फोसाइट बोल सकते हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिका पर या कोशिका से क्रिया करती है। यानी सबसे पहले जो प्रतिजन है वो भी लिम्फोसाइट कोशिका से क्रिया करती है और प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा का निर्माण करती है। उत्पादक प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग है। प्लाज्मा या प्लाविका कोशिका का निर्माण करती है। ये प्रतिजन का कार्य। अब देखिए, ये जो प्रतिजन है वो अपना दुश्मन स्वयं तैयार करती है। हमारे शरीर के लिए खुद दुश्मन है। रोगाणु, बाहर से रासायनिक संगठन, फिर लिम्फोसाइट, फिर लिम्फोट्रोपिक कोशिका पर ये सबसे पहले अटैक करती है और जैसे उसे क्रिया करेगी तो बी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करती है? प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा की सहायता से प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण किया जाएगा, जो उस प्रतिजन को नष्ट करने का काम करेगा। तो ये इनका शत्रु हो गया, ये इसका दुश्मन हो गया प्रतिरक्षी। इस प्रतिजन से खुद बना रहा है, चिपकर के वार नहीं कर रहा है, उसको पहले चेतावनी देकर के पहले प्रतिरक्षी का निर्माण करके फिर उसे लड़ेगा। और अगर हमारे शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा, अब ये प्लाज्मा कोशिका क्या करेगा? प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। और अगर एंटीबॉडी मजबूत बन गई तो प्रतिजन का विनाश कर दिया जाएगा, प्रतिजन वहीं पर नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिजन
मजबूत है, प्रतिरक्षी कमजोर हुआ तो प्रतिरक्षी खुद एंटीबॉडी नष्ट हो जाएगा और शरीर रोगग्रस्त होने लग जाएगा। तो इस तरह से रोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये इस प्रतिजन का कार्य और ये इसका क्रियाकलाप पूरा। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी फिर हम पढ़ेंगे प्रतिजन का विनाश कैसे होता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ये देखिए जो प्रतिरक्षी होता है वो खुद एक प्रकार की प्रोटीन है और इस प्रतिरक्षी को अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहते हैं और रासायनिक भाषा में इसे इम्यूनोग्लोबिन बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबिन। तो इसे संक्षिप्त में हम कह सकते हैं IG। आई का मतलब इम्यूनो, जी का मतलब ग्लोबुलिन, ग्लोबिन या ग्लोबुलिन कह सकते हैं, ग्लोबुलिन, ये IG हो गया। संक्षिप्त में IG कहते हैं। जो प्रतिरक्षी मुख्य प्रोटीन से बना होता है वो गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन से ये मिलकर के बना होता है, गामा। तो ये प्रतिरक्षी पूछा जा सकता है आपको कि प्रतिरक्षी मूल रूप से किस प्रोटीन का बना होता है। तो ये गामा प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है गामा, जिसे IgG कहा जा सकता है। और प्रतिरक्षी का मुख्य कार्य हुआ इस प्रतिजन का विनाश करना। ठीक है, अब एक प्रतिरक्षी के बारे में और भी पढ़ते हैं। प्रतिरक्षी की जो संरचना उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजी के तो Y अक्षर की भांति होती। प्रतिरक्षी का पूरा शरीर कभी भी प्रतिजन से क्रिया नहीं करता है। जिस प्रतिरक्षी है ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रतिजन से क्रिया नहीं करता, इसके शरीर का कुछ विशेष अंश ही ये प्रतिजन से क्रिया करेगा। उस विशेष अंग को, उस विशेष हिस्से को हम कहते हैं पैराकोट। यह है पैराकोट जो उस प्रतिजन से क्रिया करेगा। अब ये तो हो गया पैराकोट जो प्रतिजन। अब प्रतिजन यही मतलब कि प्रतिजन का संपूर्ण हिस्सा, प्रतिजन का संपूर्ण हिस्सा या संपूर्ण शरीर प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है। केवल कुछ अंश की, कुछ भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। पूरा का पूरा हिस्सा उस प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है। प्रतिजन का भी कोई प्रतिरक्षी का जो हिस्सा प्रतिजन से क्रिया करता है उसे तो पैराकोट कहते हैं, लेकिन प्रतिजन का जो हिस्सा प्रतिरक्षी से क्रिया करता है इसका केवल कुछ भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, जिसे प्रतिजन निर्धारक, एंटीजन निर्धारक या एंटीजन डिटरमाइनेंट बोला जा सकता है। इसे प्रतिजन निर्धारक या इसका जो प्रचलित वर्ड है वो है एपिटोप। इसे हम एपिटोप भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एपिटोप क्या है। तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि प्रतिजन का जो हिस्सा प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, यानी प्रतिजन के शरीर का संपूर्ण हिस्सा प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, केवल कुछ हिस्सा उस प्रतिजन से क्रिया करता है, जिसे प्रतिजन निर्धारक या हम कह सकते हैं एपिटोप। अब इन प्रतिजन निर्धारकों की जो संख्या है, प्रतिजन निर्धारक की संख्या बहुत ज्यादा होती है। शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह से कार्य करते हैं, तो उनकी संख्या को हम कहते हैं प्रतिजन की संयोजकता। प्रतिजन की संयोजकता, और उस प्रतिजन की संयोजकता होती है
लगभग 100। तो ये प्रतिरक्षी है, प्रोटीन से बना होता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना होता है। इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, संक्षेप में आईजी भी बोलते हैं। और प्रतिरक्षी का जो हिस्सा प्रतिजन से क्रिया करता है उसे पेराटोप कहते हैं। प्रतिजन का संपूर्ण शरीर कभी भी प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, केवल कुछ भाग प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, जिसे प्रतिजन निर्धारक या कहते हैं एपिटोप। तो यहाँ क्वेश्चन जो बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जा सकता है एपिटोप, या पूछा जा सकता है पेराटोप। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। एपिटोप प्रतिजन का हिस्सा है जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, और पेराटोप प्रतिरक्षी का हिस्सा है जो प्रतिजन से क्रिया करता है। तो ये हुआ इसकी प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में हमने अध्ययन कर दिया ये दोनों। अब हम पढ़ेंगे प्रतिजन का विनाश कैसे होता है। तो विनाश इसका अलग अलग चरणों में होता है, वो चरणों के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एपिटोप और पेराटोप का विशेष ध्यान रखना। प्रतिरक्षी को संक्षिप्त में आईजी कहते हैं, तो वो गामा प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। प्रतिजन का विनाश कहते हैं विनाश का विपरीत होती है, और विनाश के समय प्रतिजन खुद प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, सहयोग करता है। प्रतिजन का विनाश कितने चरणों में होता है? 4 चरण। 4 चरणों में प्रतिजन का पूर्ण रूप से विनाश होता है। सबसे पहला चरण, पहला काम क्या होता है कि जैसे भी प्रतिजन मानव शरीर में प्रवेश करेगा तो बाह्य प्रतिजन वे आंतरिक प्रतिजन में विभेद किया जाता है, उनमें विभेद किया जाता है, उनमें अंतर किया जाता है कि अंदर कौन सा प्रतिजन है जो लाभदायक भी हो सकता है, बाहर से कौन सा आया, उनमें अंतर देखना है। और उनमें अंतर देख लिया उसके बाद में क्रिया विधि प्रारंभ होती है। दूसरे चरण के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट कोशिका या फिर लिम्फोट्रोफी किसे बोल सकते हो, कोशिका द्वारा, लिम्फोसाइट कोशिका द्वारा प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा का निर्माण, यह मुख्य काम। ये सेकंड चरण है जहां अब क्या करता है कि जो प्रतिजन होता है वो डब्ल्यूबीसी की कोशिका के लिम्फोसाइट के लिम्फोट्रोफी वहां जैसे ही जाता है तो उस प्रतिजन की संरचना को पहचाना जाता है कि इसकी संरचना कैसी है, और जैसी संरचना प्रतिजन की है, प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा की सहायता से हूबहू वैसी की वैसी संरचना प्रतिरक्षी तैयार किया जाता है। उसी तरह की संरचना वाला प्रतिरक्षी तैयार किया जाता है, प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा का निर्माण होता है। तीसरे चरण प्लाज्मा द्वारा, यह प्लाज्मा का निर्माण होता है, तो प्लाज्मा द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। यह हुआ तीसरा चरण, निर्माण किया जाता है, यह बनाया जाता है, देखा जाता है, और दोनों की संरचना बिल्कुल समान। अब क्या होता है कि प्रतिजन भ्रम में हो जाता है कि यह संरचना प्रतिरक्षी की संरचना प्रतिजन की संरचना समान होने की वजह से वो उसके पास में जाता है, और दोनों के बीच में जब क्रिया होती है तो वहां प्रतिजन कमजोर होने की स्थिति में उसका विनाश कर दिया जाता है। चौथे चरण में, अंतिम चरण में प्रतिरक्षी बन चुका तो डायरेक्ट क्रिया होगी प्रतिजन में प्रतिरक्षी के मध्य
प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होती है, जिसे कोशिका बाधित प्रतिक्रिया भी कहते हैं, अनुक्रिया होती है और प्रतिजन का सर्वनाश कर दिया जाता है, यानी उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है और शरीर रोगाणु मुक्त हो जाता है। मजबूत प्रतिरक्षी अगर बना है, शरीर मजबूत है उस स्थिति के अंदर, तो यह प्रतिजन का विनाश। यानी सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसे नहीं कह सकते, चरण पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रतिजन और प्रतिरक्षी से जो सवाल बनते हैं मेथड, एक तो पैराग्राफ बन सकता है, एपिग्राफ बन सकता है, प्रतिजन का आणविक भार पूछा जा सकता है, या इसका रासायनिक संरचना पूछा जा सकता है। तो ये इसके विनाश चरण। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिजन का विनाश किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करें अगले टॉपिक कि प्रतिरक्षी का विनाश पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे प्रतिरक्षी की संरचना किस तरह से होती है। सामान्य तौर पर लोग संरचना देखते हैं प्रतिरक्षी की, वो अंग्रेजी की कैपिटल वाई की बात है, अंग्रेजी का कैपिटल वाई अक्षर। प्रतिरक्षी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये देखिए कैपिटल वाई की बात है। 2 इसमें भारी श्रृंखला होती है और 2 होती है हल्की श्रृंखला। ये यही बना होगा, ये इस तरह से रफली। क्योंकि टाइम ज्यादा खराब मैं नहीं करना, ये तो ये बीच वाली होगी भारी श्रृंखला और साइड वाली होगी हल्की श्रृंखला। ये मैंने डायग्राम बनाया। ये प्रतिरक्षी अंग्रेजी की कैपिटल वाई अक्षर की बात है, जो अंग्रेजी कैपिटल वाई अक्षर, ठीक है। अब ये तो हो गए दोनों भारी श्रृंखला, भारी श्रृंखला जैसे एच के लिख सकते हैं, हेवी लिख सकते हैं। ये होगी हल्की श्रृंखला, जैसे भी एल और सी, एल से दर्शा सकते हैं और इसे भी एच हेवी, CH1, CH2 और CH3 से हम दर्शा सकते हैं। इसके अंदर पार्ट, प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 एमिनो एसिड से, क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन की जो एकलक इकाई है, बता देता हूं आपको, प्रोटीन की एकलक इकाई यानी जिससे प्रोटीन बना है, एकलक इकाई वो है एमिनो अम्ल। तो भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्ल से मिलकर बनी है। और जो ये है हल्की श्रृंखला, हल्की श्रृंखला वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से प्रत्येक भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला डाइसल्फाइड बंध से या डबल डाइसल्फाइड बंध से, ये डाइसल्फाइड बंध से वो जुड़े रहते हैं इस तरह से। ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला हिस्सा अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है अस्थिर, यानी कि गतिशील है, वो स्थिर नहीं रहता। अस्थिर या गतिशील भाग ऊपर वाला, यहां से वो गति करता है। ये यहां इसे कहते हैं हिंज या कब्जा से। जैसे दरवाजा देखा, दरवाजे के अंदर कब्जे लेते रहते, जिसकी वजह से वो वहां से खुलता है। तो यहाँ ये हिंज क्षेत्र है, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा गति करता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो बने हुए हैं यहाँ, इस स्थिति पर इसे बोलते हैं प्रतिजन क्रिया स्थल। क्रिया स्थल 2 भाग है इसके, प्रतिजन क्रिया स्थल
इसे प्रतिदिन क्रिया स्थली हम कहते हैं। ये संरचना बनी, ऊपर वाला हिस्सा अस्थिर भाग है जिसे हम NH, ये एमीन की तरफ वाला NH, ये नीचे वाला जो हिस्सा है स्थिर भाग, स्थिर है, गति नहीं करता, ये COH वाला, COH कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे हम बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल COH। अब ये नीचे वाला स्थिर हो गया, ऊपर वाला अस्थिर गतिशील हो गया। यहाँ से वो गति करेगा, यहाँ प्रतिजन जैसे ही प्रवेश करेगा तो इसके अंदर फंसेगा और यहाँ से गति होगी तो उसी को वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसे प्रतिजन की संरचना, यह प्रतिरक्षी की संरचना है और इसी तरह से यहाँ प्रतिजन का विनाश भी किया जाता है, प्रतिजन को नष्ट भी किया जाता है। तो इसकी संरचना कंप्लीट हुई। यहाँ इंपोर्टेंट जो भाग बनता है, एक तो इसका जो हिंज वाला सेंटर जहाँ से वो गति करती है, दोनों के बीच वाला एक प्रतिजन क्रिया स्थल और एक ये भारी श्रृंखला की संरचना। कितने आएंगे या पूछेंगे डायग्राम की प्रतिरक्षी की संरचना बनाई, तो ये इस तरह से आपको संरचना बनानी है और नीचे नाम भी लिख देना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षी के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है, आज कई सालों से सवाल बन भी है। प्रतिरक्षी के प्रकार, तो प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर, इसको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।